हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन जो टॉपिक है, कोशिका झिल्ली जो टॉपिक है, इसको कवर करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जितने भी जो टॉपिक आएंगे वो सारे मैं आपको जो है वो कवर करा दूंगी, ठीक है। इसमें जो है वो किस तरह से पदार्थों का आवागमन होता है, किस तरह से ट्रांसफर होता है पदार्थों का, जो कोशिका झिल्ली के 5 स्पेशल जो मॉडल हैं उनको भी हम एक एक करके जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पूरा कोशिका झिल्ली को एक एक करके हम जो है वो कवर करने वाले हैं। इस तरह से आप देख भी सकते हैं। और ये जो मॉडल है ना, इनको बढ़िया तरीके से मैं आपको पांचों मॉडल जो है वो बढ़िया तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे साथ नोट भी करते जाइएगा। बाकी इससे पहले मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपको कंप्लीट साइंस के नाम से जो है वो बना दी है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। तो देखो, मान लो ये है एक कोशिका, ठीक है। और इस कोशिका में जो बाहर की तरफ या इस कोशिका में जो ऊपर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है? ये कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। यानी यहाँ से कौन सी चीज कोशिका के अंदर जाना चाहिए और कौन सी चीज कोशिका से बाहर जाना चाहिए, ये कोशिका झिल्ली जो है वो निर्धारित करती है। यानी ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है, या फिर हम कहें कि कोशिका में जो है वो एक गेट के रूप में कार्य करती है। कौन से पदार्थ आना चाहिए कोशिका में और कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाना चाहिए, ये निर्धारण कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नोट्स में एक एक चीज को जो है वो कवर भी करते जाते हैं। तो सबसे पहली बात, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो कोशिका झिल्ली की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो है नागोली व क्रेमर। नागोली व क्रेमर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी, ठीक है। इसकी मोटाई की यदि हम बात करें कि इसकी मोटाई कितनी क्या होती है, तो इसकी जो मोटाई है वो 70 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। और यदि हम नैनोमीटर में देखें तो 7 से 10 नैनोमीटर इसकी मोटाई होती है। याद रखिएगा, मल्टीपल बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में यदि हम बात करें तो 70 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है कोशिका झिल्ली की मोटाई। और यदि हम नैनोमीटर में बात करें तो 7 से 10 नैनोमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। इसके बाद कोशिका झिल्ली को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हम इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, इतना आपको पता ही है। इसके अलावा इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कई जगह कई बार आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा लेमा भी कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका झिल्ली हो या सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा झिल्ली हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा लेमा हो, बात एक ही है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये इसके अलग अलग मैंने आपको नाम बताए जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य अर्थात सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके अलावा अर्ध पारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। चयनात्मक पारगम्य या फिर अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारी सेल होती है, इस सेल के अंदर और बाहर, इस सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। कौन करती है? तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये जो है वो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। यानी कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर जाना चाहिए, कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाना चाहिए, ये डिसाइड कौन करती है? तो ये डिसाइड करती है कोशिका
झिल्ली। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है वो चयनात्मक पारगम्य होती है यानी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या फिर अर्ध पारगम्य होती है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। कैसे करती है? तो विषरण और परासरण की क्रिया के द्वारा करती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा विषरण और परासरण के बारे में बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, 1 मिनट लगेगा। तो परासरण क्या होता है? परासरण से याद रखना, ये जो आपका परासरण है ना, परासरण, क्या? परासरण, ये जो आपका परासरण है ना, पा से परासरण और पा से आता है आपका पानी, पानी यानी लिक्विड। ठीक है, तो परासरण यानी द्रव्य यानी पानी में जो हाई से लो की ओर गमन होता है। जो लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड में जब हाई से लो की ओर गमन यानी ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण में क्या होता है? परासरण सबसे पहले परासरण हो या विषरण हो, ऑस्मोसिस हो या डिफ्यूजन हो, दोनों की दोनों निष्क्रिय प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी इसमें ऊर्जा नहीं लगती है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें ऊर्जा नहीं लगती है। तो परासरण हो या फिर विषरण हो, दोनों ही निष्क्रिय प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो परासरण में क्या होता है? परासरण, पा से परासरण और पा से पानी, याद रखिएगा। पानी कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो लिक्विड चीजों में परासरण की क्या होती है? प्रोसेस होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? जो लिक्विड चीजें होती हैं जैसे कि पानी हो गया, इनमें क्या होता है? परासरण की प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसे होती है? तो हाई से लो की ओर, अधिक से कम सांद्रण की ओर जो है वो परासरण की क्रिया होती है। और परासरण हो या विषरण हो, दोनों ही निष्क्रिय प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें ऊर्जा नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम विषरण की बात करें, डिफ्यूजन की बात करें, तो विषरण क्या होता है? विषरण जो है वो, परासरण तो लिक्विड में हो गया, वा से विषरण और वा से वायु, याद रखिएगा। यानी एयर में यानी वायु में जब हाई से लो ट्रांसफर होगा तो विषरण होता है। यानी एयर में या वायु में जब हाई से लो क्या होता है? पदार्थों का आवागमन होता है, तो वो क्या कहलाता है? विषरण कहलाता है। तो परासरण यानी पानी, पानी में जब हाई से लो जो है वो आवागमन होगा तो वो कहलाएगा परासरण। विषरण में वा से विषरण, वा से वायु, वायु में जब हाई से लो की ओर गमन होगा तो वो कहलाएगा विषरण। परासरण हो या फिर विषरण हो, दोनों ही निष्क्रिय प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों में ऊर्जा नहीं लगती है, दोनों में हाई से लो की तरफ जो है वो आवागमन होता है पदार्थों का। ठीक है, बस परासरण में लिक्विड चीजों का होता है और विषरण में जो गैस चीजें होती हैं जैसे कि वायु हो गई, उनमें जो है वो पदार्थों का आवागमन होता है। तो आई होप दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली में परासरण और विषरण के द्वारा जो है वो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण होता है। और इसका नेचर की यदि हम बात करें तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम या अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि कोशिका झिल्ली जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग मौजूद होते हैं उनको घेरे रहती है। यानी ये जो कोशिका है, इस कोशिका के बाहर स्थित है कोशिका झिल्ली, ये क्या करती है? कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको क्या करती है? घेरे रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? इसके बाद इसके कॉम्पोजिशन, इसके संगठन की बात करें कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में 20 से 79%, 20 से 79% वसा पाया जाता है। इसके बाद 20 से 70% प्रोटीन पाया जाता है,
20% जल पाया जाता है, 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है इसमें कुछ इस अमाउंट में पदार्थों का कॉम्पोजिशन पाया जाता है। याद रखना है आपको, 20 से 79% पाया जाता है वसा, 20 से 70% पाया जाता है प्रोटीन, 20% पाया जाता है वाटर और 1 से 5% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। काय में पाए जाते हैं ये सारी चीजें? तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि कोशिका झिल्ली परासरण विसरण, परासरण हो या विसरण हो या सक्रिय परिवहन हो, सभी के सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली चूंकि ये अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है, इस वजह से ये परासरण की क्रिया भी करती है, विसरण की क्रिया भी करती है और सक्रिय परिवहन की क्रिया भी करती है। सक्रिय परिवहन क्या होता है? तो सक्रिय परिवहन ऐसा परिवहन होता है जिसमें ऊर्जा लगती है। ठीक है, ऊर्जा लगती है वो कहलाता है सक्रिय परिवहन। और निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? तो निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा नहीं लगती है। ठीक है, बाकी सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन जस्ट 2 मिनट रुकिए, एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में। ठीक है, तो ये कोशिका जो है वो आपकी कोशिका झिल्ली आपको क्लियर हुई, इसके सारे फैक्ट आप लोगों को क्लियर हुए। एक एक फैक्ट से गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक लाइन जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका यही है, थर्ड भी यही है, फोर्थ भी यही है, सारे क्वेश्चन है आपके। ये जो लाइन लिखवाती हूँ ना मैं एक एक, ये सारे क्वेश्चन के रूप में बनती हैं। तो एक एक लाइन को अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो और बिल्कुल ध्यान से सुनते जाया करो जो जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो आई होप ये सारे फैक्ट आप लोगों को कोशिका झिल्ली के क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्ध पारगम्य होती है या फिर चयनात्मक पारगम्य होती है। और इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट में कहा कि ये सक्रिय परिवहन, परासरण, विसरण, निष्क्रिय परिवहन, ये सारे सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह से इसमें पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका झिल्ली का, जो कि है कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन, ये 2 ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जिनके द्वारा कोशिका झिल्ली पदार्थों का परिवहन करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सक्रिय परिवहन, देन इसके बाद हम देखेंगे निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जो सक्रिय परिवहन होता है इसमें ऊर्जा लगती है, यानी ऊर्जा यानी एटीपी। ठीक है, तो ऊर्जा किस में लगती है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लगती है। अब यार एक्टिव से ही आप लोग याद रखो, कोई भी चीज एक्टिव कब होती है? जब उसको ऊर्जा मिलती है। और कोई भी चीज पेशिव यानी कोई भी चीज अक्रिय कब होती है? जब उसको ऊर्जा नहीं मिलती। सीधी सी बात है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, सक्रिय परिवहन जो होता है ना, सबसे पहली बात इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सक्रिय परिवहन नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोशिका झिल्ली के द्वारा ऊर्जा मिलने पर पदार्थों का आवागमन होता है तो वो सक्रिय परिवहन कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद कहा गया है कि जो सक्रिय परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और पदार्थों का आवागमन होता है या पदार्थों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस लाइन को रट्टा मार लेना। ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय परिवहन में हाई से लो की ओर होता है पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, जबकि सक्रिय परिवहन में क्या होता है? कम से अधिक की तरफ, यानी लो से हाई की तरफ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो सक्रिय परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन में कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का परिवहन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है।
ठीक है, डबल से बोल रही हूं मैं आप लोगों को। जो सक्रिय परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन में जो फ्लो होता है पदार्थों का, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। और सक्रिय परिवहन तभी होता है जब ऊर्जा मिलती है, जब एटीपी मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि सक्रिय परिवहन में कौन कौन से पदार्थों का परिवहन होता है, कौन कौन से पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सक्रिय परिवहन के द्वारा ध्रुवीय अणु जो होते हैं, पोलर आयंस जो होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सभी ध्रुवीय आयंस का परिवहन किसके द्वारा होता है? इन सभी ध्रुवीय आयंस का परिवहन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। और ये जो पोलर आयंस होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनको वाहक प्रोटीन भी कहा जाता है। आगे जब मैं आप लोगों को कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाऊंगी, तब मैं आप लोगों को ये जो वाहक प्रोटीन है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो प्लीज ये वाहक प्रोटीन के लिए 2 मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि आगे आएगा आप लोगों का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें मैं आपको ये वाहक प्रोटीन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। बाकी इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो सक्रिय परिवहन होता है इसमें एटीपी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा के द्वारा कोशिका झिल्ली में पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो सक्रिय परिवहन कहलाता है। सक्रिय परिवहन में जो फ्लो होता है पदार्थों का, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। और जो सक्रिय परिवहन होता है ये कौन कौन से पदार्थों में होता है, किस किस पदार्थों का होता है? तो जो पोलर आयंस होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो वाहक प्रोटीन होते हैं, जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इनका जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, जिसको हम निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं। तो निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सक्रिय में होती थी ऊर्जा की आवश्यकता, निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जब इसमें जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थों का आवागमन या पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका निष्क्रिय परिवहन है, निष्क्रिय परिवहन में जो पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। और इससे पहले मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था परासरण और विसरण, उसमें भी मैंने आपसे क्या कहा था कि परासरण हो या विसरण हो, दोनों में अधिक से कम की ओर फ्लो होता है। कहा था मैंने आपसे। तो निष्क्रिय परिवहन में क्या आ जाते हैं? परासरण और विसरण की क्रियाएं भी आ जाती हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है निष्क्रिय परिवहन के द्वारा उदासीन जो अणु होते हैं, उदासीन अणु यानी जो ऐसे अणु जो न्यूट्रल होते हैं, इनका क्या होता है? परिवहन होता है और परासरण विधि के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? तो ये है आपका निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन। तो इसके अलावा जो आपका सक्रिय परिवहन है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। ध्रुवीय जो अणु होते हैं और वाहक जो प्रोटीन होते हैं, इनका सक्रिय परिवहन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो निष्क्रिय परिवहन है, जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इनमें जो पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, जिसमें परासरण और विसरण की क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो निष्क्रिय परिवहन होता है, इनके द्वारा उदासीन अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गए होंगे, जो कि कोशिका झिल्ली के द्वारा होते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद अब हम देखते हैं भाई, जो कोशिका झिल्ली है इसके मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। रेड कलर से मैंने आपको इसकी पट्टी हाईलाइट क्यों की है? क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक मॉडल से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, तो एक एक करके समझना सारे मॉडल। इसके अंतर्गत मैं आपको 5 मॉडल को एक्सप्लेन करूंगी। कितने मॉडल? 5 मॉडल। और जितना जितना बता रही हूँ ना, केवल और केवल उतना ही पढ़ना है, क्योंकि जिस जिस लाइन से क्वेश्चन आते हैं ना, वो लाइन एज इट इज लेकर आई हूँ मैं आपको। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे आपको। ठीक है, तो 5 मॉडल को आपको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली का मॉडल आपका, जिसका नाम है लिपिड बाइलेयर मॉडल, जिसको लिपिड बाइलेयर मॉडल हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज मतलब इसके बारे में किसने बताया था? तो 1925 में ग्रेटर और ग्रैंडिल नामक 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है वो लिपिड बाइलेयर मॉडल को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ग्रेटर और ग्रैंडिल नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1925 में किया था। याद रख लेना, या मैं यूं कहूं कि रट्टा मार लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है यह मॉडल कोशिका झिल्ली का आधार मॉडल होता है। यानी ये जो लिपिड बाइलेयर मॉडल है, कोशिका झिल्ली को आधार प्रदान करता है। आधार ये मॉडल होता है, कोशिका झिल्ली का सबसे बेसिक मॉडल होता है लिपिड बाइलेयर मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है? तो इस मॉडल में लिपिड की 2 लेयर होती हैं, एक लेयर ये, एक लेयर ये। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है, ये है सिर। ये जो सिर होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल प्रेमी, अर्थात ऐसा जो पार्ट है वो जल के प्रति घुलनशील होता है, जल से जो है वो प्यार करता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है? वो है आपका सिर। सिर यानी हेड, जो कि आपका हाइड्रोफिलिक होता है, जल प्रेमी होता है। वहीं ये जो अंदर की तरफ आपको रेशेदार दिख रहे हैं, ये है पूंछ। और ये जो पूंछ है ना, ये पानी से डरती है। ठीक है, ना तो ये पानी में घुलती है, ना ये कुछ, और ये पानी से डरती है। तो ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब जानते हो आप? फोबिया का मतलब होता है डर। तो पूंछ जो होती है ना, पूंछ पानी से डरती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, तो सिर जो होता है ना भाई साहब, ये जो सिर है, सबसे पहली बात तो ये बाहर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ना, बाहर की तरफ क्या होता है? सिर होता है। हाइड्रोफिलिक होता है, जल प्रेमी होता है। जो पूंछ होती है वो अंदर की तरफ होती है, दिख रही है आपको, अंदर की तरफ है। और पानी से डरती है तो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, ये जो आपको 2 लेयर दिख रही हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों लेयर लिपिड की होती हैं, अर्थात इसमें 2 लेयर लिपिड की मौजूद होती हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है? इस मॉडल में लिपिड की 2 परतें होती हैं। ये साफ साफ आपको दिख रही है, एक परत ये है, एक परत ये है। ठीक है, लिपिड की 2 परत होती हैं इस मॉडल में। ठीक है, इस मॉडल में जो सिर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जल प्रेमी होता है, और जो पूंछ होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जल रोधी होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है लिपिड बाइलेयर मॉडल में, और इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा जितना भी भाषण दिया हुआ है बुक में वो आप पढ़ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो था मटेरियल वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड मॉडल की तरफ अब हम लोग चलते हैं। ज़्यादा नहीं पूछा जाता ये सेकंड वाला मॉडल, बहुत कम एग्जाम्स में आता है, लेकिन जितने जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उनको आपको देख लेना है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड मॉडल है इसका नाम है माइसेलर मॉडल। माइसेलर मॉडल की खोज किसने की? तो 1963 में हीलियस और हाफमैन नामक 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने कोशिका झिल्ली का माइसेलर मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो हीलियस और हाफमैन ने 1963 में कोशिका झिल्ली का माइसेलर मॉडल क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इस मॉडल में? तो इन्होंने कहा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा के गुच्छों की, अर्थात वसा के माइसेल्स की बनी होती है।
वसा के गुच्छों, अर्थात गुच्छों को हम माइसेल्स के नाम से जानते हैं। जो वसा के गुच्छे होते हैं ना, उनको हम माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, माइसेल्स कह दो या मिसेल्स कह दो, बात एक ही होती है। तो इन्होंने कहा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये वसा के गुच्छों की बनी होती है या वसा के मिसेल्स की बनी होती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा हीलियस और हाफमैन ने कहा था अपने मॉडल माइसेलर मॉडल में। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बहुत कम पूछा जाता है ये मॉडल, लेकिन ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है बाई चांस यदि एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो आपका मॉडल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका थर्ड मॉडल, जिसको कहते हैं हम लैमिलर मॉडल। ठीक है, लैमिलर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1935 में, 1935 में डेनियल और डेविसन नामक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने लैमिलर मॉडल का प्रतिपादन किया था, इसको प्रस्तुत किया था। ये जो आपका लैमिलर मॉडल है इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं सैंडविच मॉडल? अभी बता रही हूं मैं आप लोगों को। तो देखो इसके डायग्राम को समझो। सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है प्रोटीन। इसी तरह से नीचे भी ये जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये है प्रोटीन। इससे पहले मैंने आपको बताया ये जो है ये है आपका सिर वाला पार्ट। ठीक है, सिर वाला पार्ट जल प्रेमी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर भी आपको दिख रहे हैं सिर वाला पार्ट क्या होता है? जल प्रेमी होता है। फिर ये जो रेशेदार आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है आप लोगों की पूंछ। क्या है? ये है आप लोगों की पूंछ। ठीक है, पूंछ वाला पार्ट क्या होता है? तो पूंछ वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, ये है आप लोगों के प्रोटीन। फिर आता है सिर और फिर आता है आपका पूंछ। ठीक है, तो सिर और पूंछ की ये जो ऊपर और नीचे की भाग हैं ये मिलकर वसा की दो परतें बनाती हैं। बाकी ये है आपके प्रोटीन जो कि मौजूद होते हैं आप लोगों के कोशिका झिल्ली के लैमिलर मॉडल में। ठीक है, इसकी थ्योरी समझो अब आप लोग। कहा गया है कोशिका झिल्ली में दो प्रोटीन तथा दो लिपिड की परतें होती हैं, या कोशिका झिल्ली दो प्रोटीन और दो लिपिड की परतों की बनी होती है। दो प्रोटीन समझना, एक तो प्रोटीन की परत ये हो गई और एक प्रोटीन की परत ये हो गई। ठीक है, अब दो लिपिड की परत समझो, एक लिपिड की परत ये हो गई और एक लिपिड की परत ये हो गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि कोशिका झिल्ली दो प्रोटीन और दो लिपिड की परतों की बनी होती है और आपस में यह परतें कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि सैंडविच के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो सैंडविच कैसा होता है? ये है एक ब्रेड और ये है दूसरी ब्रेड और बीच में आलू और या भी जो टमाटर या प्याज आप खाते हो वो फिल होता है। ठीक है, इसी तरह से होता है ना आपका सैंडविच। तो देखो अब ये जो आपका लैमिलर मॉडल है इसी को हमने सैंडविच मॉडल कहा। तो इसमें ऊपर की तरफ ये है आपके प्रोटीन, नीचे की तरफ ये है आपके प्रोटीन अर्थात ब्रेड। ठीक है, बीच में ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है ये है दो लेयर काय की लिपिड की, अर्थात एक हो गया आपका आलू और दूसरा हो गया आपका टमाटर प्याज वगैरह। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहा गया है कि ये जो आपका कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली दो प्रोटीन और दो लिपिड की परतों की बनी होती है और ये परतें कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि सैंडविच के रूप में दिखाई देती हैं। इसी वजह से लैमिलर मॉडल को सैंडविच का मॉडल या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये आप लोगों का। ठीक है, 1935 में डेनियल और डेविसन नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं जो कि है आप लोगों का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको हम इकाई झिल्ली मॉडल भी कहते हैं। सो ये जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, सबसे पहली बात इसको 1959 में डेविड रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था।
चूंकि इसको डेविड रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था, इस वजह से इसको रॉबर्टसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का प्रतिपादन डेविड रॉबर्टसन ने किया था। डेविड रॉबर्टसन जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम के आधार पर इस मॉडल को रॉबर्टसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की लेयर होती हैं वो यूनिट के रूप में अरेंज होती हैं। कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं इसमें प्रोटीन की लेयर कि वो एक यूनिट के रूप में दिखाई देती हैं। इस वजह से इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। समझो, ये जो आपको ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दिख रही है ना, ये है आप लोगों की प्रोटीन की लेयर, और यही प्रोटीन की लेयर की वजह से इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। बाकी सेम टू सेम आपकी बीच में दो लिपिड की लेयर होती हैं, जिसमें सिर और पूंछ वाला भाग होता है, और ये जो है वो मिलकर क्या बनाता है? दो लिपिड की लेयर बनाता है। बाकी ऊपर की तरफ जो प्रोटीन की लेयर है, उनकी जो व्यवस्थिति है, उनका जो क्रम है वो एक यूनिट के रूप में होता है, यूनिट के रूप में दिखाई देता है। इस वजह से इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो समझिए इसकी थ्योरी में कहा गया है कि कोशिका झिल्ली दो प्रोटीन और दो लिपिड की परतों की बनी होती है। ठीक है, ये है एक प्रोटीन और ये है दूसरा प्रोटीन। तो ये दो लेयर हो गई हैं आपकी प्रोटीन की, और साथ ही साथ ये है आपकी एक प्रोटीन की लेयर और ये है आपकी दूसरी प्रोटीन। ये है आपकी एक लिपिड की लेयर और ये है आपकी दूसरी लिपिड की लेयर। तो दोनों लिपिड की लेयर ये हो गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कोशिका झिल्ली दो प्रोटीन और दो लिपिड की परतों की बनी होती है। लेकिन जो प्रोटीन के अणु होते हैं, ये है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन के अणु हैं कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक यूनिट के रूप में दिखाई देते हैं। इस वजह से इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई झिल्ली मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो डायग्राम शो हो रहा है ना, एज इट इज डायग्राम आप लोगों को बनाना है। प्रोटीन का जो व्यवस्थिति का क्रम है वो इस तरह से ही आपको बनाना है। ठीक है, तो लेमिलर मॉडल और इकाई झिल्ली मॉडल में अंतर केवल और केवल प्रोटीन के व्यवस्थिति के क्रम का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल की तरफ, जो कि है आप लोगों का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही आते हैं वाहक प्रोटीन। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था इसका जब मैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाऊंगी तब मैं आपको वाहक प्रोटीन बताऊंगी। तो इसी में आते हैं आपके वाहक प्रोटीन, जिसको आंतरिक प्रोटीन भी हम कहते हैं। और ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मॉडल है कोशिका झिल्ली का। ठीक है, कोशिका झिल्ली का सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एग्जाम में कुछ आए या फिर नहीं आए कोशिका झिल्ली से, हर बार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जरूर आता है। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी तो ये सिंगल ही भाई साहब 5 नंबर का पूछ लेते हैं, इतना बड़ा वाला है ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एक एक चीजें आपको समझनी है इसके अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के बैठ जाइएगा। ठीक है, तो 5th नंबर का लास्ट जो आपका मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहली बात, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। जो आप लोगों का नेट का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया था ये आप लोगों का क्वेश्चन कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कोशिका झिल्ली का सबसे सर्वमान्य मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको तरल क्रमित मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये लाइन बड़े ध्यान से सुनना, 3rd नंबर की जो लाइन है ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना। कहा गया है कि इस मॉडल को लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं?
तो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग के नाम से जानते हैं। इस लाइन को ना मैं सबसे एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि जब मैं आपको इसका डायग्राम समझा दूंगी ना, तब मैं आपको इस लाइन के ऊपर लेकर आऊंगी। ठीक है, बस केवल इतना याद रखो अभी तक के लिए कि ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, एक्सप्लेन मैं आपको अभी थोड़ी देर में करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है? नेक्स्ट में सिंगर और निकोलसन ने कहा कि कोशिका झिल्ली 2 प्रोटीन और 2 लिपिड की परतों की बनी होती है। लिपिड के अणुओं के बीच बीच में प्रोटीन के अणु धसे होते हैं, जिन्हें आंतरिक इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये वो, अब चलिए, अब मैं आपको ये सारी थ्योरी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको इसका डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम आएंगे इसकी थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो इसका ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका जो डायग्राम है ना, जितना जितना समझा रही हूँ ना, उतना उतना समझना। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ना, ये है आपका सिर। शुरुआत से बताती आ रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ना रेसे, ये है पूंछ। ये जो सिर होता है ना, ये जल से प्यार करता है, अर्थात जल प्रेमी होता है, अर्थात हाइड्रोफिलिक होता है। और ये जो पूंछ होती है ना, ये जल से डर लगता है इसको, इसलिए ये कैसी होती है? जल रोधी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, तो सिर जो होता है ना, सिर कैसा होता है? सिर होता है हाइड्रोफिलिक, जल प्रेमी। और पूंछ जो होती है, ये पूंछ कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? सिर और पूंछ का जो पार्ट होता है, सिर और पूंछ का ये जो पार्ट होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर लिपिड की 2 लेयर बनाते हैं। ठीक है, और लिपिड की ये दोनों जो लेयर होती हैं, ये फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना पार्ट? तो अब डायग्राम में देखो, बीच में इतना आप देखना, जितना जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, केवल उतना उतना आपको देखना है। बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपके सिर। ठीक है, जो कि आपके कैसे होते हैं? जो कि आपके जल प्रेमी होते हैं। ठीक है, ये है आपके सिर, और सिर कैसे होते हैं? जल प्रेमी होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये जो आपको रेशे रेशे दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है आपकी पूंछ, और पूंछ कैसी होती है? जल रोधी होती है, अर्थात आपकी जल से जो है वो दूर रहती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा? सिर और पूंछ दोनों मिलकर वसा की 2 लेयर बनाते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। सिर और पूंछ दोनों जो है ना, ये मिलकर वसा की क्या बनाते हैं? लेयर बनाते हैं। और वसा की जो लेयर होती हैं, वो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद इतना मैंने आपको बीच का पोर्शन सारा समझा दिया। बाहर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं। इस मॉडल का ये डायग्राम है। ठीक है, ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, इसका ये डायग्राम है। ध्यान से सुनते जाना, जितना समझा रही ना उतना समझते जाना। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सिर जो होता है वो जल प्रेमी होता है, पूंछ जो होती है वो जलरोधी होती है। सिर और पूंछ दोनों मिलकर वसा की 2 परतें बनाते हैं। वसा की ये जो परत होती है वो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। ये मैंने आपको बीच का पार्ट समझा दिया। इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया? इसके बाद मैंने आपको समझाया कि बाहर की तरफ ये जो रेसे रेसे आपको दिख रहे हैं, ये है कार्बोहाइड्रेट, अर्थात इस मॉडल में बाहर की तरफ क्या होते हैं? रेशे के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाहर की तरफ कुछ इस टाइप की संरचना आप देख रहे हो। ये जो संरचना है, ये है बाह्य प्रोटीन, अर्थात बाहर की तरफ कुछ बाह्य प्रोटीन भी इस मॉडल में मौजूद होते हैं। अब इसके बाद जो टर्म समझा रही हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये जो रेड कलर के मैंने आपको बनाए हैं, बीच में धसे हैं इस मॉडल के, इस मॉडल के बीच बीच में जो धसे होते हैं रेड कलर के, ये मैंने आपको बनाए हैं। ये है आंतरिक प्रोटीन, इन्हीं को हम वाहक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो इस मॉडल में क्या होता है, बीच बीच में आंतरिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन धसे होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको बीच में, यही है आंतरिक प्रोटीन। ये बाह्य प्रोटीन अलग होते हैं, ठीक है, इनमें इनको मिक्स मत कर देना दोनों प्रोटीन को। बाह्य प्रोटीन अलग होते हैं, आंतरिक प्रोटीन अलग होते हैं। जो बाह्य प्रोटीन होते हैं ना, ये बाहर की तरफ स्थित होते हैं, जबकि ये जो आंतरिक प्रोटीन है ना, ये अंदर धसे होते हैं, ठीक है, ये धसे हैं बीच में, ठीक है, इसीलिए इनको हम आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और इन बाहक प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट काम भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो डबल से मैं आपको अच्छे से इस डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको लेकर चलूंगी इसकी थ्योरी की तरफ। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इसमें जो सिर वाला भाग होता है, ये सिर वाला भाग जो होता है, ये आपका जल प्रेमी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। शुरुआत से बताती आ रही हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ या अंदर की तरफ क्या होते हैं, रेशेदार पूंछ संरचना होती है, जो कि जल रोधी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर कैसा होता है और पूंछ कैसी होती है, ठीक है। अब ये जो सिर वाला भाग और पूंछ वाला भाग है, ऊपर और नीचे की तरफ, ये दोनों मिलकर लिपिड की 2 लेयर बनाते हैं, और लिपिड की 2 लेयर फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। बाहर की तरफ जो है वो रेशे के रूप में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बाहर की तरफ ही इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं, जिनको बाह्य प्रोटीन कहते हैं। इस मॉडल में बीच बीच में अंदर की तरफ जो है वो धसे हुए इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए तो अब चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा, तो सिंगर और निकोलसन ने कहा कि कोशिका झिल्ली 2 प्रोटीन तथा 2 लिपिड की परतों की बनी होती है। 2 प्रोटीन और 2 लिपिड के परतों की बनी होती है, तथा लिपिड के अणुओं के बीच बीच में, लिपिड के अणुओं के बीच बीच में ये है आपका लिपिड की परत, और इस लिपिड की परत के बीच बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके आंतरिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या कहा है, लिपिड की अणुओं के बीच बीच में प्रोटीन धसे होते हैं, जिन्हें आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये है आपकी लिपिड की परत, और इस लिपिड की परत में ये जो प्रोटीन धसे हुए हैं, इन प्रोटीनों को कहते हैं आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अगेन बताती हूँ कि कोशिका झिल्ली में 2 प्रोटीन और 2 लिपिड की परतें होती हैं, ठीक है। लिपिड के अणुओं के बीच बीच में प्रोटीन के अणु धसे होते हैं। इन प्रोटीन को आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या बाहक प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? डायग्राम में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जो आप लोगों के आंतरिक प्रोटीन है जो कि बीच में धसे हैं, इनके काम देख लो आप लोग, ठीक है। इनके काम क्या है, तो सबसे पहली बात, ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का सक्रिय परिवहन कराते हैं। अब सक्रिय परिवहन मत भूल जाना, क्योंकि सक्रिय परिवहन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसा परिवहन जो कम से अधिक सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। तो जो सक्रिय परिवहन होता है वो कौन कराते हैं, तो वो कराते हैं बाहक प्रोटीन कराते हैं, ठीक है। तभी मैंने आपसे कहा था बाहक प्रोटीन मैं आप लोगों को सिंगर और निकोलसन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो जो आपके आंतरिक या वाहक प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, तो ये सक्रिय परिवहन कराते हैं कोशिका झिल्ली में पदार्थों का। और कैसे पदार्थों का, जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, जो पोलर आयंस होते हैं, उनका परिवहन कौन कराते हैं, वाहक प्रोटीन कराते हैं, जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम आयंस हो गए, ठीक है।
इसके अलावा कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करते हैं? तो यही वाहक प्रोटीन ही करते हैं। तभी तो ये बीच बीच में धसे हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए, कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए। तो ये निर्धारण कौन करते हैं? वाहक प्रोटीन करते हैं या फिर आंतरिक प्रोटीन करते हैं। अब समझिए इस लाइन को। इसीलिए लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग किसको कहते हैं? वाहक प्रोटीन को कहते हैं। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग किसको कहते हैं? वाहक प्रोटीन को कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये है आपकी लिपिड की परत और इसमें बीच में धसे हैं आप लोगों के आंतरिक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। इसीलिए लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग वाहक प्रोटीन को कहा जाता है, ठीक है। चूंकि ये लिपिड की परत के बीच में घुसे हैं इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। डबल से मैं आपको फर्स्ट लाइन पर ले चलती हूँ। ये जो लाइन है इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि इस मॉडल को लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्यों जानते हैं और किसको जानते हैं। तो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग हम वाहक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिपिड के बीच बीच में या लिपिड की परत के बीच बीच में धसे हुए होते हैं। कौन? वाहक प्रोटीन। इस वजह से लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइस वर्ग वाहक प्रोटीन कहलाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये है आप लोगों का सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित कोशिका झिल्ली का सबसे सर्वमान्य मॉडल, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे इसके सारे मॉडल और जितने जो मैंने आपको बताए हैं ना, केवल और केवल इतना कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत या इस सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे नोट कर लेना आप एक एक पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद कोशिका का नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।